देखो, हाँ ये भी बहुत बढ़िया दुर्ग, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे आपको टापरे दिख रहे होंगे, ये सारे घर है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि ये पूरा पूरा बना हुआ है, वो एक दुर्ग बना हुआ है। और इसी इतने बड़े दुर्ग को जो कहा जाता है वो जैसलमेर दुर्ग कहा जाता है स्पेशली, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? इसी नाम का राजा था। राजा का नाम जैसल बाटी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक वंश चलता है, उसको यही वंश बोलते हैं। वंश कौन सा कहलाएगा भैया? आपके बाटी वंश कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बाटी वंश का राजा है जिसका नाम जैसल बाटी है। इसने कहा जाता है इसका निर्माण करना शुरू किया था। यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था इसाल ऋषि। कौन से ऋषि थे? इंसाल, या तो इंसाल नाम बोला जाता है या फिर इसाल नाम बोला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है इसाल ऋषि रहते थे। इसाल ऋषि के पास सबसे पहले जैसल बाटी गया था और उसने पूछा था कि महाराज मैं सब राजा दुर्ग बना रहे हैं, 1155 आ गया ईस्वी, जो सन उस समय चल रहा था वो 1155 ईस्वी चल रहा था। तो 1155 ईस्वी आ गया। पहले भारत में दुर्ग बन रहे वो 300 ईसा पूर्व से बन रहे, मतलब जब सन शुरू ही नहीं हुए थे उससे भी 300 ईस्वी पूर्व बन रहे। यहाँ पर भाटी वंश के कई सारे शासक हुए थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो जैसल बाटी पूछने गया कि जब मैं यहाँ पर नया राज्य स्थापित किया, मैंने जैसलमेर अपना राज्य बनाया है, तो मैं यहाँ पर एक दुर्ग बनाना चाहता हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है। कहा जाता है कि उन्होंने टिपना देखा था और जब टिपना देखा तो उन्होंने कहा था कि देख बना रहा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी राजा द्वारा, एक राजा द्वारा इस दुर्ग के निर्मित मुझे प्रमाण मिल ही नहीं रहे। टिप्पणी में ये स्पष्ट आ रहा है कि जो भी इसकी नींव रखेगा वो राजा इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, और निर्माण कार्य पूरा नहीं करवा पाएगा का मतलब उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो तेरे हाथों इस दुर्ग का नींव अगर तू रख देगा, लेकिन लास्ट में उद्घाटन तक तू रहेगा नहीं। और अगर कहा जाता है कि तू इस दुर्ग को बनाना ही चाहता है तो एक काम कर कि किसी और राजा को आने दे, शायद वो बना दे, लेकिन तू इसको मत बना, नहीं तो तेरी जिंदगी व्यर्थ ही खामखाई छोटी हो जाएगी, ठीक है। राव जैसल बाटी माना नहीं। इंसाल ऋषि के ना कहने के बाद भी एक दुर्ग की नींव रखी थी और वही ये दुर्ग कहलाता है आपके। कौन सा दुर्ग कहलाता भी आपके? जैसलमेर दुर्ग कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है वास्तव में उस ऋषि की बात सही हुई, बहुत ज्यादा भविष्यवक्ता होगा शायद, ठीक है। और ये आपके स्पेशली ग्रह नक्षत्र भी वास्तव में कुछ ना कुछ तो होते ही होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उस ऋषि की बात सही हुई, जस्ट इसकी नींव रखी और आधा निर्माण हुआ और इसके बाद ही वो मर गया, ठीक है। इंसाल ऋषि ने पहले ये भी कहा था कि अगर तू जिंदा ज्यादा जीना चाहता है ये काम कर ही मत, ठीक है। तेरी हस्तरेखा है वो बहुत लंबी है, लेकिन तू ये काम करेगा जल्दी मर जाएगा। उसके समय किसी ने आक्रमण वगैरह भी नहीं किए थे, शायद इसलिए वो ज्यादा ही जीता, लेकिन कहा जाता है कि वो मर गया। इसके बाद नया राजा आया, उसका बेटा, उसका नाम था शालिवाहन। क्या नाम था? शालिवाहन। और कहा जाता है कि इसी शालिवाहन ने इस दुर्ग के पूर्ण निर्माण करवाया, ठीक है। तो जैसल बाटी था इसका नींव रखने वाला है, पूर्ण निर्माण करने वाला है वो आपके शालिवाहन है। स्पेशली कहा जाता है कि जैसलमेर को आपके स्पेशली प्रदेश वल्लभ प्रदेश भी कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग को भी ये सारे नाम मिले हुए। पूरा वेस्टर्न राजस्थान वहीं पर है, तो पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख प्रहरी इसको ही कहा जाएगा, ठीक है। पूर्वी राजस्थान का प्रमुख प्रहरी जोधपुर वाले को कहा जाएगा। उत्तरी राजस्थान का प्रमुख प्रहरी भटनेर वाले को कहा जाएगा, हनुमानगढ़ वाले को, ध्यान रख लीजिएगा। दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख प्रहरी कहा जाएगा वो आपके चित्तौड़ वाले को कहा जाएगा। तो जो भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो भी स्टेट है, जो भी दुर्ग है, उनको रक्षक कहा जाएगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है जब भी इसका निर्माण करवाया जा रहा था तब इसमें डबल बैरिकेडिंग सिस्टम लगाए गए थे। डबल बैरिकेडिंग सिस्टम का मतलब होता है कोई भी आक्रमणकारी आए तो कम से कम एक दीवार तोड़ दे तो एक दीवार अपने सेफ्टी की लगाई जाए, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि ये दो दीवार है, एक दीवार ये पहले पूरी जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड दीवार है, देख लीजिएगा, ये यहाँ पर पुर्ज बना हुआ है, ये सेकंड पूरी दीवार जा रही है। तो दो दीवारों से आपके स्पेशली एक दुर्ग गिरा हुआ है जिसको आपके स्पेशली जैसलमेर दुर्ग ही कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसमें दो घाघरे में जैसे दो झालर होती है, इसमें भी दो झालर हैं, इसलिए कहा जाता है इसका परकोटा है वो झालर नुमा है, घाघरे नुमा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि ये जो डबल दीवार है आपके स्पेशली इसी को कमरकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पूरा इस तरह से कहा जाता है ये गिरा हुआ है। ये दुर्ग जो आपको दिख रहा होगा वो इस तरह ये इतना लंबा दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, पीले पत्थरों से बना हुआ दिख ही रहा होगा। तो कहा जाता है कि ये सोनार दुर्ग है, ठीक है, सुवर्णगिरी है, स्वर्णगिरी दुर्ग है, स्पेशली इस तरह के अन्य नाम इसके आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, हाँ एक और चीज है, सोनलगढ़ है वो इसको नहीं कहते हैं,
आपके पीले पत्थरों वाला दुर्ग इसको कहते हैं। सोनलगढ़ जो कहते हैं वो वापस आपके जालौर वाले दुर्गों को कहते हैं। वो पूरा पूरा तिनकों का बना हुआ है, तो इसीलिए उसको जो कहा जाता है वो तिनकों से बना हुआ दुर्ग कहा जाता है। ये पीले पत्थरों से बना हुआ दुर्ग कहलाता है। ठीक है, रात में जब भी जाओगे तो ये दुर्ग ऐसा दिखेगा, अच्छा ही दिखता है। वैसे रेतीली चीजें जो भी होती है रेती में वो बहुत शानदार सुरम्य ही दिखती है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जैसलमेर दुर्ग ही है जो रात में आप जाओगे तो अच्छा दिखेगा, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इसका फर्स्ट पिन पॉइंट दरवाजा है वो इधर से है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को स्पेशली गणेश पोल कहा जाता है। बाकी किसी भी दुर्ग के दरवाजा फर्स्ट दरवाजा होता है उसको गणेश पोल नहीं कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट दरवाजा एंट्री से पहले इसी को एक नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है भैया? गणेश पोल नाम दिया जाता है। ठीक है, तो एकमात्र दुर्ग जिसके दरवाजे का पहला नाम गणेश पोल है वो इसी में मिलेगा। बाकी सब में या तो छठा दरवाजा होगा, पांचवा दरवाजा होगा, सातवां दरवाजा होगा, इस तरह से अन्य नाम मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगली चीजें इसमें है क्या क्या स्पेशली वो देख लेते हैं। हाँ, ये पूरा जैसलमेर दुर्ग दिन को ऐसा दिखता है, ये है और कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे जैसे ही इसमें जाओगे तो कई सारी इसमें चीजें अलग अलग मिलेगी और उसमें से सबसे पहले जो चीज मिलेगी वो ये मिलेगी आपके, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। ये एक हवेली बनी हुई है और उसका नाम सालिम सिंह की हवेली है। कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली है। ठीक है, हर हवेली या हर कोई स्ट्रक्चर होता है नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते वो कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यही कहता है स्पेशली आपके पहाड़ है वो नीचे से मोटे होंगे, ऊपर जाते जाते पतले हो जाएंगे। सेम टू सेम हर स्ट्रक्चर होता है। अपना घर भी बनाया जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, ये उल्टी विधि बनाई जाती है, नीचे से ये बिल्कुल पतली है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते इसकी अचानक क्या हो जाती है भाई? आपके चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो ये इसको अब निर्माण करवाया था वो सालिम सिंह जी ने करवाया था, इसलिए इसको सालिम सिंह की हवेली कहा जाता है। और यही आपके स्पेशली 5 मंजिला हवेली है जो बहुत ज्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज्यादा नक्काशी के लिए बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये पूरी पूरी नक्काशी की गई है। ठीक है, ये पत्थरों से डिजाइन किया गया पूरा पूरा, ध्यान रख लीजिएगा। बनाया हुआ ये 1500 ईस्वी में, आज से 500 साल हो गए। अपन घर 5 साल पुराना बन रहा था तो वो पुराना लगने लग जाता है। अभी भी ये है वैसी वैसी, ये फोटोग्राफ्स डाले हुए तो ऐसी कैसी दिखेगी, पत्थरों की बनी हुई है तो बहुत शानदार लगती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ठंडा रखने के लिए जैसलमेर है तो वहां पर स्पेशली बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और जब गर्मी पड़ेगी तो उस स्थान को बहुत ज्यादा ठंडा रखना पड़ेगा। और ठंडा रखना पड़ेगा इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा अलग अलग कारीगरी की है। अलग अलग कारीगरी क्या की है? तो पहली कारीगरी इन्होंने ये की है कि इसकी जो भी छत पूरे किले की बनाई है वो लकड़ियों की बनाई है। किसकी बनाई है? लकड़ी या उष्मा की। कुछ अलग होती है तो ऐसी कंडीशन में ऊपर की गर्मी वो अंदर आने ही नहीं देती है। ठीक है, अगर दोपहर में भले ही कितना भी तापमान हो यहाँ पर जाकर रहोगे तो बहुत ज्यादा तापमान आपको लगेगा नहीं। जैसे देवस्वनाथ मंदिर में आप जाते हो वैसा वैसा ही लगेगा, एकदम ठंडा और शीतल रहेगा, सुकूनता प्रदान करेगा। तो ये पहली हवेली है जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा सालिम सिंह की हवेली। यहाँ पर घूम सकते हो आप, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये पूरी पूरी ये सालिम सिंह की हवेली है, इसी तरह की ये बनी हुई है अलग अलग डिजाइन में और ये इस तरह से है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर शानदार इसकी नक्काशी वगैरह सारी की गई है। ये तीसरा चित्र भी इसी का है, ये भी इसी का है। ठीक है, ये ऐसे लगेगी, अलग अलग एंगल से ये फोटो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आगे अगला ये एक और बहुत शानदार महल है जिसको आपके कहा जाता है बादल महल। कौन सा महल कहा जाता है? बादल महल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें भी स्पेशली छत है वो पूरी लकड़ी की डिजाइन की गई, ये पूरी लकड़ी की डिजाइन है और इसमें कहा जाता है कि ये कंप्लीटली नक्काशी की गई है, वो हर जगह आपको मिलेगी। ये पूरा पूरा पत्थरों में, ये आप सोच रहे होंगे कि आप चित्र बने हुए होंगे या चित्रकार ने चित्र बनाए होंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली ये डिजाइन है वो पत्थरों की डिजाइन की गई है। ये सारे पिलर मिलर वगैरह सारे दिखेंगे वो पत्थरों के बने हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ का एक विशाल फेमस टावर है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो ताजिया टावर कहा जाता है। इसलिए आता है कि ताजिया टावर कहाँ पर स्थित है या किस दुर्ग में स्थित है। तो ये इधर वाली जो इमारत है इसी को एक टावर कहा जाता है। कौन सा टावर? ताजिया टावर, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और यही ताजिया टावर है वो आपके इसी बादल महल में स्थित है। बादल महल का मतलब जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी चीज नेक्स्ट आएगी, अगला एक मंदिर आएगा। ये मंदिर के अंदर की दीवार है सारी। हाँ, ये एक मंदिर है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण का मंदिर। ठीक है, ध्यान रखें। सबसे चमत्कारिक मंदिर वेस्टर्न राजस्थान का अगर कोई माना जाता है जिसमें सबसे ज्यादा भगवान में हास है, ठीक है, जो भी मांगते हो वो मिल जाता है वेस्टर्न राजस्थान में। वेस्टर्न राजस्थान में कौन कौन? जैसलमेर में। अपने यहाँ पर जैसे डूंगरपुर का फेमस देवस्वनाथ है वैसे वहां का हाईएस्ट फेमस है वो यही मंदिर। आपके मंदिर कहलाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, जैसलमेर वाले अपन तो जा नहीं सकते कभी, लेकिन जैसलमेर वाला हाईएस्ट मंदिर में इसी में जाते हैं। किसमें जाते हैं भैया? आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही जाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी की कहा जाता है कि आपके स्पेशली जो
ये छतें हैं वो सोने चांदी की बनी हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ये यहाँ पर आएगी इस तरह से बनी हुई है, तो सोने चांदी का अभूतपूर्व प्रयोग इनमें मिलता है। यहाँ नक्काशी की गई है स्पेशली, ये कहीं कहीं पर आपको नक्काशी मिलेगी वो सोने चांदी की मिलेगी। तो ये जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो यहाँ पर मिलेगा इस दुर्ग में बहुत अच्छा चीज, वो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार। वहां पर एक तहखाना, तहखाना का मतलब बेसमेंट है, ठीक है। इस दुर्ग में नीचे जो बनाया गया वो बेसमेंट बनाया गया, और बेसमेंट को अपन क्या कहते हैं, गोडाउन, गोडाउन बनाया गया। और इसी गोडाउन में कहा जाता है एक भंडार मिला जिसको ये भंडार कहा जाता है। नाम कौन सा, जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार। जिनभद्र सूर्य कौन थे? जैन साधु थे। जैन साधु होंगे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। ये उद्योतन सूर्य, जिनभद्र सूर्य वगैरह सारे जैन साधु ही है। उन्होंने कहा जाता है कुछ किताबें लिखी थी, और जब कुछ किताबें लिखी तो कहा जाता है वो सारी किताबें इसी में पड़ी हुई है। इनमें अधिकांश आपको मिलेंगे वो जैन ग्रंथ मिलेंगे। जैसे ही वहां पर जाओगे तो यहाँ पर ये दरवाजा खुलेगा, इसके अंतर्गत ये कांच का फ्रेम बना हुआ है, और कांच के फ्रेम में एक चद्दर बनी हुई है। ये कहा जाता है कि वही चद्दर है जिसको जिनभद्र सूर्य ओढ़ते थे। जिनभद्र सूर्य की जब मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि सारे लोग उनको जलाने के लिए ले गए थे, जैन जलाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। और कहा जाता है जब उनको जलाने के लिए ले गए तो वो जले नहीं, और वो तो जल गए यार, वो क्यों नहीं जलेंगे, वो कोई होलिका थोड़ी थी, वो तो जल गए, लेकिन वो चद्दर थी स्पेशली पड़ी रही, उनके प्रताप के फलस्वरूप वो जली ही नहीं। और जब जली ही नहीं, 2 दिन हो गए, बहुत केरोसिन वगैरह सारा डाला उस चद्दर पर, लेकिन केरोसिन जल जाता था, वो जलती नहीं थी। घी भी डाला वो भी नहीं जली। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो चद्दर लाए, उन्हीं का उनको प्रताप माना। और कहा जाता है जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार जहां पर बना हुआ है वहीं पर पहली जो आपके रखी हुई है वो इनकी चद्दर रखी हुई है। वहां पर इनकी चद्दर की पूजा होती है। जिनभद्र सूर्य ज्ञान भंडार में और किसी भी चीज की पूजा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी चद्दर की पूजा होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्या है, ये सारे मैंने बता दिए। ये आपके हवेली है, हाँ ये इससे आगे है क्या, ये तो बहुत ये आपके वहां के राजाओं के महल है, बहुत कॉलेज टाइप आपको लगेंगे। ये वहां के राजाओं के आलिशान महल है, ऐसे उल्टे पुल्टे महल नहीं है। जैसलमेर जितना गरीब दिखता है उससे भी ज्यादा अगर अच्छे महल है तो वहां के राजाओं के महल है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां का एक राजा हुआ था जिसको कलयुग का दानी कर्ण कहते हैं। नाम कौन सा है, लूणकरण, नाम सुना हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि लूणकरण है, कलयुग का उसको कर्ण कहा जाता है। उसने किसी से भी कहा जाता है कि दान मांगा तो कभी इनकार नहीं किया था। बहुत धन संपत्ति वाला राजा हुआ था, उसको कहा जाता है। और उसमें वहां पर फेमस मंदिर मिलेंगे, वो यही आपके, जिसको कहा जाता है लूणकरण के महल। कौन सा महल कहा जाता है, लूणकरण के महल, ठीक है। तो जब भी जाओगे बहुत जबरदस्त आलिशान 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल जैसे महल मिलेंगे, इसी को कहा जाता है लूणकरण के महल। ये तीनों जो फोटो दिख रहे हैं वो आपके स्पेशली लूणकरण के महल कहलाते हैं, ठीक है। यहीं पर उनका एक गेट है जो बहुत बड़ा गेट है, उसको कहा जाता है अक्षय पोल या अक्षय पोल। कौन सा गेट है, अक्षय पोल या अक्षय पोल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मेन गेट है उसको गणेश पोल कहा जाता है। इस महलों का जो गेट है ये पूरा बनाया हुआ उसको अक्षय पोल कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा, ये पूरा फ्रंट है जो, वो इसी गेट को स्ट्रक्चर देने के लिए बनाया गया, और इसका कोई काम नहीं है। नहीं तो ये सिंपल दीवार भी बना सकते थे, लेकिन गेट इतना बड़ा, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है राजा के महलों का, और इसीलिए ये पूरा फ्रंट है, ये बुर्ज सारी उनको निकालनी पड़ी है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीटली आर्किटेक्ट विधि से ये बना हुआ है, वो आपके इस यही दुर्ग बनाया हुआ है जिसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके, जैसलमेर दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये मेन चीजें ध्यान रखनी है। पहले ये दरवाजे याद रखना है, बाकी आपके स्पेशली ये दुर्ग याद रखना है। 3rd नंबर पर जो याद रखना है वो आपकी ये हवेली याद रखनी है, जिसको ये हवेली कहते हैं। कौन सी बताई थी, सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 4th नंबर पर ये मंदिर याद रखना है। मंदिर कौन सा फेमस घूमने जाने होंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एकमात्र जो आपके स्पेशली छत बनी हुई है वो सारी लकड़ी की बनी हुई है। एकमात्र दुर्ग है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसमें सारी ये पत्थर को फंसाया है। पत्थर है, इसमें जस्ट इस पत्थर को फंसाया होगा, ध्यान रख लीजिएगा, काट मिला के। बाकी इसमें कहीं भी आपको चूने का प्रयोग वगैरह मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं मिलता है वो यही दुर्ग है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक आदमी भी आया था, कर्नल जेम्स टॉड आया था, घूमते घूमते आया था, और जब उसने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं स्पेशली, तो कहा जाता है अन्य सब दुर्ग है
तो मैं जाने के लिए आपको चप्पल की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो स्पेशली आपको काठ का घोड़ा चाहिए। काठ का घोड़ा का मतलब लकड़ी का घोड़ा चाहिए, लोहे के पैर चाहिए, ठीक है, इस तरह से चीजें चाहिए तो ही आप घूम सकते हो। दूसरा कारण क्या, पूरा पूरा रेता है, रेता तब जाएगा तो वहां पर ऐसी ही चीजें चाहिए जो तापमान को सहन कर सके, इसलिए उसने ऐसा कहा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें बहुत ज्यादा बुर्ज मिलेंगे, ये बुर्ज है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बुर्ज है, ये छोटी छोटी दिख रही है अंदर। फिर ये बुर्ज है सारी जहां पर सैनिक खड़े रह सकते थे इनके, और कहा जाता है हाईएस्ट बुर्ज है वो इसी में, टोटल 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 99, ठीक है। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा, अगर ये भी कभी आ जाए तो ये भी यही है आपका, कौन सा किला भी आपके? जैसलमेर, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि यहाँ पर 3 राजा हुए जिनके काल में साके हुए। अब साके क्या कहलाता है? तो 2 चीजें होनी चाहिए, कोई विदेशी आक्रमण करना चाहिए, फिर अपने भारतीय राजा है वो आपके शहीद होने के लिए जाने चाहिए, और उसको केसरिया कपड़ा बांध कर जाते थे तो केसरिया कहा जाता था। और बाकी जो महिलाएं वो क्या करेगी? जोहर करनी चाहिए। तो कहा जाता है कि 3 बार यहाँ पर आक्रमण हुए विदेशियों के, 3 बार यहाँ पर जोहर के प्रयास हुए, ठीक है, 3 बार केसरिया के प्रयास हुए। लेकिन कहा जाता है एक बार पूर्ण जोहर और एक बार पूर्ण केसरिया तो हुआ, लेकिन पूर्ण जोहर नहीं हुआ। वो जो था वो आपका एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव लोणकरण। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक आदमी आएगा, राजा, यहाँ पर एक राजा आएगा। इससे पहले 2 जने जो भी है, एक तो मूल राजा, एक रावल दूदा है, उनके काल में यहाँ पर जोहर हुए थे, वो कभी पूछता नहीं है। हाईएस्टली यही पूछता है राव लोणकरण के काल में। तो कहा जाता है कि राव लोणकरण था, इसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो एक कर्ण कहा जाता है। कौन सा कर्ण कहा जाता है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। मैंने पहले कहा कि इसके पास धन संपदा बहुत ज्यादा थी, और धन संपदा को लूटना चाहता था आपके स्पेशली, वो कहा जाता है एक राजा लूटना चाहता था जिसका आपके नाम था स्पेशली कंधार का शासक। और कंधार का शासक था, उसका नाम था अमीर अच्युत अली। नाम क्या था भैया? ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये कंधार का राजा है। अब देखो गलती किसकी थी? तो गलती वास्तव में अपने वाले की थी। वो कंधार का मतलब अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का मतलब भारत है, भारत के आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे जो आता है वो अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का लास्ट बॉर्डर है वो ये है। कौन सा भैया? कंधार है, ठीक है। उससे सुन रखा था कि आसपास में धन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पता लगा किसके पास बहुत ज्यादा है। किसके पास बहुत ज्यादा है? लोणकरण के पास ज्यादा है। इतना धन है वो रोज सुबह में उठता है और दान देने के लिए निकलता है, जो भी मांगे उसको दान दे देता है, कभी धन खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना जबरदस्त धन है। उसको लूटने की इच्छा होगी, लेकिन पता नहीं चला कि लूटू कैसे। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि देखो मैं वहां पर जाता हूँ, एक स्टोरी बनाऊंगा। स्टोरी ये होगी कि मेरे काका ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है, मुझे भगा दिया है, और मतलब मार डालने के लिए पीछे घूम रहे, तुम हमें शरण दे दो, ठीक है। ये ना भी कह सकता है, लेकिन हम इस सुबह में जाएंगे, और इसकी प्रतिज्ञा है कि मैं सुबह में किसी को ना कहूंगा ही नहीं। तो कहा जाता है कि अमीर अच्युत अली आया, पूरी ऐसी फेक स्टोरी सुनाई, और फेक स्टोरी पर आसानी से विश्वास किया। वो इस आदमी ने विश्वास किया। नाम कौन सा आपके? राव लोणकरण ने विश्वास किया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब पहली बात तो ये राजा है, तो राजा को ध्यान होना चाहिए राजनीति क्या होनी चाहिए, कूटनीति क्या होनी चाहिए, पता करना चाहिए, सब इसको ध्यान होना चाहिए। इसकी गुप्तचर एजेंसियां होनी चाहिए कि कौन सी बात सही है बताए, कौन सी बात गलत है ऐसी बताए, ठीक है। ऐसा लकीर का फकीर बनने की इसे आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी ये लकीर का फकीर बना। दूसरी बात, इसको सोचनी चाहिए थी उस समय कि जो कंधार से भागा हुआ है वो 500 किलोमीटर सहायता मांगने के लिए क्यों आ रहा है। 500 क्या 1000 किलोमीटर बीच में डिस्टेंस होगा, उसके आसपास भी बहुत सारे राज्य होंगे, ठीक है, कहीं भी वो भाग सकता था, कहीं भी शरण ले सकता था, फिर यहाँ पर क्यों आए ये सोचना चाहिए था। लेकिन कुछ भी नहीं सोच रहा और आसानी से शरण दे दी, वो इस आदमी ने दे दी। कौन सा आदमी ने दे दी? आपके राव लोणकरण ने दे दी। और कहा जाता है कि जैसे ही उसको शरण दे दी, इनका पूरी प्लानिंग थी, वहां से कहा जाता है कि रात को फौज आई, इन लोगों ने, ये तो सोया हुआ था, और कहा जाता है कि समीर अली अच्युत अली था, उसने कहा जाता है गेट खोल दिए, पूरी फौज थी, वो एंट्री हो गई। जैसे ही एंट्री हो गई तो कहा जाता है कानून फानून में ये उठा और लड़ने लगा, इसको मार दिया गया, ठीक है। ये दुर्ग में ही थे, जो भी रानियां जौहर करने के लिए गई उनको जौहर करने ही नहीं दिया गया, और जब जौहर नहीं करने दिया गया तो यहाँ पर केसरिया तो पूर्ण हो गया, लेकिन जौहर पूरा हुआ ही नहीं, और इसीलिए इसको इतिहास में कहा जाता है वो अर्ध शाखा कहा जाता है। कौन सा शाखा कहा जाएगा? अर्ध शाखा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें एक अर्ध शाखा हुआ है, वो आपके जैसलमेर दुर्ग है, और उसका बेवकूफ राजा है जिसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? राव लोणकरण है, ठीक है। अगर इसने बेवकूफाना हरकतें नहीं की होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही सारी चीजें वो आपके राव लोणकरण के बारे में, और नेक्स्ट आगे ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा।